गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज रवि फ्रॉम Educhamp लाइव क्लासेस। वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन एंड मॉर्निंग सेशन कह सकते हैं हम इसको। ये आपका है द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस सुबह का। ठीक है, तो आज का जो पेपर आया है उसके अंदर कौन कौन से एडिटोरियल आए हैं अपने पास, कौन कौन से ओपिनियन आए हैं, क्या क्या कमेंट्स आए हैं, कौन कौन से टॉपिक पर बात की गई है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को और आपका स्वागत है Educhamp लाइव क्लासेस में। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। जो पहला आर्टिकल है इसके बारे में, इंडिया एंड रशिया के बारे में। जो इंडिया और रशिया की जो अभी मीटिंग हुई थी इसके ऊपर S-400 जो उसका जो डिफेंस मिसाइल है उसके ऊपर कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर। कौन किस किस के बीच, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड जो आपके रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है, व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में यहाँ पे मीटिंग हुई है। तो जो व्लादिमीर पुतिन है वो इंडिया आए थे, तो उनके बीच में मीटिंग हुई और जो ये डिफेंस डील है ये काफ़ी बड़ी होने वाली है और काफ़ी बहुत ही, जिसको अपन S-400 के नाम से जानते हैं। जैसे कि पहले न्यूज़ चल रही थी राफेल डील के बारे में, लेकिन राफेल डील नहीं है, ये है S-400। ठीक है, ये आपका क्या है, एक डिफेंस मिसाइल है जो कि यहाँ पे इंडिया इंपोर्ट करने वाला है फ्रॉम रशिया। तो बात कर रहे हैं कि इंडिया एंड रशिया की जो इन बात को तो रिलेशंस के बारे में तो आपको पता है कि रशिया ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने पहली बार सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग में और किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी में इंडिया का और कैसे भी करके हेल्प की थी। क्योंकि अमेरिका उस टाइम और माने तो इंडिया की हेल्प नहीं करता था। जब मैं बात करूँ 1960 1970s की, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ रशिया था जो कि एक परफेक्ट अलाई था, परफेक्ट फ्रेंड था इंडिया के लिए, और उसने ही हर तरह की हेल्प करी थी। तो रशिया और इंडिया की जो रिलेशंस हैं उनका तो कुछ कहना ही क्या, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है तो रिलेशन में थोड़ी दरार पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि इंडिया है वो पार्शली टुवर्ड्स टिल्ट हो रहा था, इंक्लाइन हो रहा था किसकी तरफ, जो अमेरिका उसकी तरफ। और अमेरिका और रशिया आर द टू डिफरेंट ओपोनेंट्स वी कैन से, बिकॉज आपको पता है कि दोनों ही महाशक्ति हैं। हाँ, चीन भी उभर रहा है और साथ में भारत भी उभर रहा है, लेकिन जो रशिया एंड US है, द US है, वो तो आपको पता है कि परफेक्ट ओपोनेंट है विद ईच अदर। तो यदि कोई भी, आपको पता है रशिया के साथ में यदि इंडिया का अलायंस अच्छा है, तो यदि वो US के पास जाता है तो ऑब्वियस है रशिया को अच्छा नहीं लगेगा और उनसे अपनी टाइज टूट सकती हैं। लेकिन अभी का जो माहौल है वो काफ़ी सही है, काफ़ी सौहार्दपूर्ण है, काफ़ी सामंजस्य का है, काफ़ी कोऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि जो अभी डील हुई है वो इस बात पे मोहर लगाती है कि फ़िलहाल का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी बात करता हूँ 2016 की। 2016 के अंदर क्या हुआ था, 2016 के अंदर जो गोवा के अंदर इंडिया और रशिया की फाइनल समिट हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गोवा के अंदर। उस टाइम नरेंद्र मोदी ने एक रशियन एक प्रोवर्ब बोली थी। रशियन प्रोवर्ब मतलब एक रशियन कहावत है। और रशियन क्यों, यदि ग्लोबलाइज्ड कहावत बोलूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि ये जो जैसे मैं बोलूँगा कि एन ओल्ड फ्रेंड इज़ बेटर देन टू न्यू वंस, दैट मीन्स एक ओल्ड फ्रेंड होता है वो अच्छा होता है बेटर टू न्यू वंस। दैट मीन्स यदि आपके दो नए फ्रेंड बनते हैं, नए फ्रेंड की बात है, न्यू फ्रेंड्स की बात है, उससे एक ओल्ड फ्रेंड बेटर होता है, ओल्ड फ्रेंड अच्छा होता है। कहने का मतलब ये था कि रशिया है वो अपना इंडिया का ओल्ड फ्रेंड है, और जो कहने का मतलब ये US है और ये जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये अपनी इंडिया की नई फ्रेंड्स बन रही हैं, अलायंस बन रही हैं। लेकिन आप रशिया को कतई नहीं बोल सकते। रशिया हैज़ हेल्प्ड अ लॉट इंडिया इन many situations, many conditions, many areas, because over the defense, over the satellite launching, or any kind of technology, they really helped India। ठीक है, तो अपन उनको नहीं बोल सकते। वी कैंट फॉरगेट द रशियाज इंटरवेंशिप इन द इंडियन हिस्ट्री। सो रशिया इज ओल्ड फ्रेंड एंड वी कैंट फॉरगेट द ओल्ड फ्रेंड, बिकॉज एन ओल्ड फ्रेंड इज़ बेटर देन टू न्यू वंस। मतलब वो बेटर होता है क्योंकि उस पर विश्वास होता है, उस पर परफेक्ट अपन उन पर कुछ बात कर सकते हैं। हाँ, वो अपना दोस्त है तो हाँ सच में दोस्त है। आजकल की कंट्रीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बाई रिलेशन होते हैं, बायलैटरल रिलेशन होते हैं। आपने उनकी हेल्प करी तो वो आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन रशिया के साथ इंडिया का ऐसा नहीं है। Russia is a good friend of India. So it was a reassurance that India's growing proximity to the US would not affect India's Russia relations। मतलब क्या कि 2016 के अंदर ये बात PM ने क्यों बोली, इसलिए बोली क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिया एंड US की जो आपको क्या बोला प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है कि पास रहना, संपर्क में आना, ऐसे कुछ। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी वर्ड क्या होता है, पास रहना और संपर्क में आना। तो इंडिया और US जो संपर्क में आ रहे थे वो जो रिलेशन है वो कतई डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, कतई डिस्टॉर्ट नहीं करने वाले हैं किसके रिलेशंस को, इंडिया एंड रशिया को। तो ये वाली जो इडियम इन्होंने यूज़ करी थी, क्यों यूज़ करी थी, सिर्फ रशिया को यह बताने के लिए कि यदि हम US के साथ कुछ रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं
कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन दैट वी आर जस्ट ब्रेकिंग द रिलेशंस विद रशिया, है ना। रशिया के साथ रिलेशन तोड़ने का हमारा कतई मतलब नहीं है, कोई मतलब हमारा इंटेंट नहीं है, बिकॉज रशिया इज़ द ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया, ओके। in terms of we talk about the countries. As Mr. Putin came calling 2 years on, the shadow of America again loomed over the summit in New Delhi. अब आपको पता है 2 साल बाद में फिर जो व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हैं, न्यू दिल्ली के अंदर समिट हुई है, तो कहीं ना कहीं उस बात का जिक्र ज़रूर हुआ था, क्योंकि जैसे इंडिया एंड जो यूएस के रिलेशंस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस बात का जो थिंग है, जो एक कहने का मतलब एक क्राइटेरिया है, उसका इस समिट के ऊपर काफ़ी असर पड़ा। तो शेडो का मतलब छाया, ठीक है। शेडो का मतलब क्या हो गया, एक पट्टी छाया ऑफ अमेरिका अगेन लूम्ड ओवर का मतलब छाई रही द समिट इन न्यू दिल्ली। दिस टाइम इट वाज क्लोजर, लार्जर एंड मोर मेनेसिंग। मेनेसिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा, फिर बता दूँ मैं। मेनेसिंग का मतलब होता है थोड़ा सा आपको एक चेंज करने वाली एक दयनीय कंडीशन, ठीक है। तो इस बार जो समिट होने वाली थी उस पर जो यूएस का प्रभाव था, हुई जो उसके ऊपर यूएस का प्रभाव था वो ज़्यादा बड़ा था, क्लोजर था और मोर मेनेसिंग भी था, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था कहने का मतलब। तो अब बात करते हैं जैसे इंडिया और यूएस के बीच में फ़िलहाल में क्या चल रहा है, ठीक है। अभी आपको पता है कि सितंबर के अंदर 2+2 टॉक हुई थी, जो 2+2 टॉक का मतलब इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, और सेम आपको काउंटर पार्ट है वो यूएस की तरफ से। तो इनके बीच में मीटिंग हुई थी 2+2 टॉक। ये आपका एक 4th एग्रीमेंट था, 3 एग्रीमेंट उसके हो चुके हैं। तो 4th एग्रीमेंट यही था कि सौहार्द की भावना बढ़ानी है एक दूसरे के बीच, ऐसे कुछ इनके बारे में डिस्कस हुआ था। तो इसका जो है इसको बोलते हैं काटसा। क्या कहा मैंने, इसको काटसा। इसकी फुल फॉर्म देख लेना, पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज मतलब अमेरिका के जो सामने हैं उनको काउंटर करना थ्रू सैंक्शन करके, कुछ न कुछ सैंक्शन करके उनको काउंटर करना, ये का काटसा है। which authorizes the US government to impose sanctions on entities for significant defense transaction with Russia. That means यदि कोई भी कंट्री रशिया के साथ में डिफेंस ट्रांजेक्शन करता है तो यूएस उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, सैंक्शन कर सकता है और उसको रोक भी सकता है। तो काटसा क्या था, काटसा था काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रशियन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम द S-400 वुड गो थ्रू और नॉट। दैट पता आपको, जैसे यूएस जो ये मीटिंग हुई थी, समिट हुई है, इसके ऊपर जो यूएस की जो बातें थी वो छा रही थी। तो कहने का मतलब लोग सोच रहे थे कि जो S-400 जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो, ये जो परियोजना है या फिर ये जो इंपोर्ट होगा, ये गो थ्रू का मतलब क्या होता है, गो थ्रू का मतलब होता है कि ये होगा, ये सब पॉसिबल होगा या नहीं होगा, हैपन होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल ये हैपन हुआ। रशियन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 इंडिया ने खरीदा है और अभी थोड़ी देर में ही इम्पोर्ट होगा। अब देखो बात क्या है, जो सैंक्शन की बात है, यूएस सैंक्शन करता है कोई भी, आपको पता है कि काउंटरिंग फॉर रशियन एडवर्सरीज मतलब क्या कि इंडिया को भी वो वार्न कर रहा है कि हम भी तुम पे सैंक्शन कर लगा सकते हैं। क्यों वार्न कर रहा है, देखो इसकी एक मिसाल पेश करते हैं यहाँ पे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अनाउंस्ड सेक्शन ऑन ए चाइनीज कंपनी दैट हैड इम्पोर्टेड द S-400। दैट मीन्स एक चाइनीज़ कंपनी है जो इसने S-400 इम्पोर्ट किया था, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, उस पर सैंक्शन लगा दिया। अब इंडिया भी सेम S-400 ही आपका क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। दैट ये आपका इंडिकेशन है, एक साइन है, एक ओमेन है कि आपको यूएस बताना चाहता है बातों ही बातों में कि देखो आप S-400 रशिया से मत खरीदो, नहीं तो हम आप पर सैंक्शन लगा के कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर ही देंगे। सो दैट वॉज एन इंडिकेशन फॉर इंडिया, ओके। Mr. Modi press statement paid fulsome tribute to Mr. Putin's personal contribution to the unique India-Russia relations। कहने का मतलब मिस्टर मोदी ने एक ट्रिब्यूट पे किया, किस वजह से, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस हैं। आपको पता है, ये भी पता है कि व्लादिमीर पुतिन पिछले 15-20 साल के आसपास से रशिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो कहने का मतलब यदि इतने समय तक कोई प्रेसिडेंट बना हुआ और इतने समय तक कंटिन्यूसली यदि वो इंडिया को एक एज एन अलाई देखता है, तो कहने का मतलब है कि वो एक तरह से पर्सनल रिलेशंस हो गए उसके इंडिया के साथ में। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया किसके लिए, कि सर जो मिस्टर पुतिन हैं उनको कहा कि आपकी वजह से ये ऐसा संभव हो रहा है। तो कहने का मतलब जो इंडिया और रशिया के रिलेशंस हैं काफ़ी हद तक डिपेंड है कि व्लादिमीर पुतिन कैसा सोचते हैं, उनकी थिंकिंग पे। यदि वो अच्छा नहीं सोचते हैं इंडिया के लिए, तो श्योर सी बात है कि 15-20 साल से जब वो सत्ता में हैं या फिर जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो कहते हैं इंडिया की मतलब की यात्रा नहीं करते। मतलब कि क्यों, क्योंकि यदि वो अच्छा सोचते हैं इंडिया के लिए तभी तो यहाँ पे आते हैं। 15-20 साल से वो कंटिन्यूस यदि सत्ता में है, पावर में है, तो उनको धन्यवाद दिया, फुल सम इफेक्ट दिया, उनको ट्रिब्यूट दिया।
मिस्टर पुतिन को पर्सनल कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि पर्सनल कंट्रीब्यूशन होगा, पर्सनल इंटरेस्ट होगा, तभी वो यहाँ पे आएंगे, तभी वो कोई डील करेंगे। ठीक है, तो अपन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये अपना क्या है, इंडिया और जो आपका एक तरफ से यूएस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये आपका यूएस का साइन है, यूएस का झंडा, और एक तरफ से क्या रशिया, और बीच में कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया। ठीक है, तो कहने का मतलब एक तरफ से अपने पास रशिया जो है यूएस अपने पास आ रहा है, और एक तरफ से अपने पास रशिया भी आ रहा है। लेकिन अपने को तो आपको पता है ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन न्यू वंस, दैट मीन्स आपका रशिया है वो प्रायोरिटी पे रहेगा, उसकी बातें अपने को ज़्यादा माननी है, उसके साथ अपने को रिलेशन ज़्यादा बढ़ाने हैं। हाँ, बशर्ते यदि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो यूएस को भी नकारना नहीं है, यूएस को भी मतलब कि नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यूएस जो मोर पावरफुल है ना, तो यूएस को भी नेगलेक्ट नहीं करना है, और आपका रशिया तो है ही। ठीक है, जॉइंट स्टेटमेंट दैट द यूजुअल लॉन्डर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, आज जो स्टेटमेंट हुआ इनके बीच में इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया, प्रायोरिटी एरियाज दिखाई, कोऑपरेशन यानी कि सौहार्द की भावना, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जैसे निर्माण कार्य होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपका क्या करना, कोऑपरेशन बढ़ाना, इंजीनियरिंग आपको पता है, अभियांत्रिकी, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं, लाइक आपको पता है पानी है उसको सेव करना है, और है डिफरेंट थिंग्स हैं, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बात है। देखो ये तो सबसे वाइड एरिया इंडिया के लिए, रशिया ने काफ़ी हेल्प करी है इंडिया को ओवर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी रीजन। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में 1960-1970 में रशिया ही एक तरह से उभर रहा था स्पेस टेक्नोलॉजी में, और 1975 के जो अंदर आपको पता है राकेश शर्मा भी वहाँ पे अंतरिक्ष में गए थे। अपने इंडिया ने जो पहला ऊपर छोड़ा 1977 के आसपास जो आर्यभट्ट था, उसके अंदर भी जैसे किसने सेव किया, रशिया ने किया था। इट एक्सप्रेसेस द कमिटमेंट टू रेज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू ए लेवल मोर कमेंसुरेट विद द पोटेंशियल। आपकी जो मीटिंग हुई थी आपको ये बता रही थी आपको लेवल जो ट्रेड है उसका लेवल इंक्रीज़ करना है, ठीक है, उसको बहुत ही कोऑपरेशन के साथ करना है, और उसको एक तरह से अनुपातिक रूप से बढ़ाना भी है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है एक सम लेवल तक। ठीक है, ये अपना क्या था, स्टेटमेंट था, जॉइंट स्टेटमेंट। अब आती है बात की ऑब्वियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोऑपरेशन बिटवीन रशिया के साथ अपने को कोऑपरेशन क्यों बढ़ाना है उसके बारे में राइटर यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। पॉपुलेशन तो दिनों दिन ऐसे बढ़ती जा रही है जैसे मतलब कि जैसे चूहे के बच्चे बढ़ते हैं ना, वैसे कैसे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और कोई ना कोई आपको पता है इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट इंडिया में नहीं है, रिसोर्सेज नहीं इंडिया में, और आपके ऊपर से पॉपुलेशन और बढ़ रही है, तो कहने का मतलब बेरोजगारी जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो जरूर आएगी। तो इंडिया के रिसोर्स को, इंडिया को रिसोर्स चाहिए, ठीक है, लेकिन अब रिसोर्स जनरेटर कौन है, जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स रिच कौन है, रिसोर्स रिच आपका रशिया। ठीक है, तो कहने का मतलब इंडिया है वो रिसोर्स हंग्री है, रिसोर्स उसको चाहिए, और रशिया है वो रिसोर्स रिच है। तो कहने का मतलब इनका दोनों का रिलेशन तो बनना ही है, आपको रिसोर्स देता रहेगा और आप लेते रहेंगे। ठीक है, इकोनॉमी मिनिस्ट्री कैसी है, बैंक कैसे हैं, बिजनेस कैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता है जो बिजनेस है वो इंक्रीज होगा, और आपको जो है समझना होगा कि एक यूएस है, सॉरी जो रशिया है वो आपका एक रिसोर्स रिच कंट्री है, और आप रिसोर्स हंग्री हो, उसके साथ टाइट रिलेशन आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली इम्पोजिंग सैंक्शन वुड हर्ट यूएस डिफेंस सेल्स टू इंडिया। मतलब यूएस यदि सैंक्शन करता है, इम्पोज सैंक्शन करता है, तो एक्चुअली यूएस के जो डिफेंस सेल जो इंडिया को भेजे जाते हैं वो ही अफेक्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया आपको पता है हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार खरीदता है, सबसे खरीदता है, इजराइल से खरीदता है, यूएस से खरीदता है, रशिया से खरीद रहा है, और फ्रांस से आपको पता है रफेल जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी उसने खरीदा। तो कहने का इंडिया इंपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा हथियार। तो यदि यूएस कुछ सैंक्शन करता है इंडिया के ऊपर, तो ऑब्वियस है कि जो इंडिया यूएस की तरफ से इंपोर्ट करता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो लाइन इसकी वो है, द इंडिया रशिया डायलॉग शुड नॉट गेट इनएक्सट्रिकेबली इंटेंगल्ड इन द इंडिया यूएस डायलॉग। मतलब क्या कि इंडिया और रशिया की टाइज़ हैं वो कहीं ना कहीं कैसे भी करके यूएस और इंडिया की जो टाइज़ हैं उनसे इफेक्ट ना हो, क्योंकि इंडिया एंड रशिया आर टू कह सकते हैं कि बहुत क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, उनकी जो टाइज़ हैं, उनके जो रिलेशंस हैं, उनकी जो बायलैटरल टाइज़ हैं वो कहीं कैसे भी करके इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, किससे, या जो इंडिया यूएस की टाइज़ हैं। तो कहने का मतलब कंप्लीट आर्टिकल था इंडिया रशिया एंड यूएस के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर एक बात ये भी थी, जैसे इंडिया एंड रशिया है, तो आज के आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो जैसे रशिया और एक तरह से चाइना, ये दोनों ऐसे क्लोज हो रहे हैं, और इंडिया पता है आपको चाइना के अगेंस्ट है। और जैसे अफगानिस्तान की बात करूँ, अफगानिस्तान में रशिया क्या कर रहा है, रशिया वहाँ पे कर रहा है कि जैसे रीजनल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, और साथ में जो तालिबान है उनके बीच में कह रहा है कि नेगोशिएशन हो जाए कैसे करके। ठीक है, तालिबान आपको पता है कि एक आतंकी ग्रुप है,
तो वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर उसका साया रहता है। तो रशिया चाहता है कि कैसे भी करके वहाँ की रीजनल कंट्रीज़ हैं और जो तालिबानिज़म है उनके बीच में कैसे भी करके नेगोशिएशन हो जाए। लेकिन जो अमेरिका है वो क्या कर रहा है, वो अलग ही अपना गुट लेके चल रहा है। उसको यदि साथ में ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अमेरिका अपना अलग से स्टार्ट कर रहा है। अपने जो कह सकते हैं कि राजदूत हैं उनको भेज रहा है अफगानिस्तान के अंदर, आप ट्रेवल करो। अफगानिस्तान है, यूएई है, पाकिस्तान है, नॉट इंडिया। इंडिया के अंदर वो यात्रा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर वो आना ही नहीं है। लेकिन जो अरब कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान का दो, अफगानिस्तान का दो, वहाँ पे वो मतलब कि एज ए जर्नी कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ की कंडीशन को परख रहे हैं, फिर बाद में कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। लेकिन आपको पता है यूएस अलग जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। यूएस को भी रशिया के साथ सबके साथ आना चाहिए, ताकि जो तालिबानिज़म है और जो वहाँ की रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हो, कुछ ना कुछ वहाँ पे समझौता हो, ताकि वो जहाँ पे गोलीबारी करते हैं और जैसे लोगों को मौत की घाट उतारते हैं वो सारा कम हो जाए। ठीक है, जब मैं कंप्लीट आर्टिकल था, बहुत ही मैंने लंबा खींचा इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना वो सिंपल है, वार्मिंग के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है। तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग इज अनदर वार्निंग टू अस, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा, सी लेवल इंक्रीज होगा। सी लेवल इंक्रीज होगा तो जो छोटे आइलैंड हैं वो डूबेंगे और कहीं ना कहीं अपने 50 साल 60-100 साल बाद के अंदर अपनी जो अर्थ है कहीं ना कहीं पानी के अंदर डूबने वाली है। तो सबको पता है CO2 का एमिशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोमीटर शो किया गया है। ठीक है, थर्मोमीटर का जो लेवल है आपको पता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा रहा है। ठीक है, उधर फ़ारेनहाइट में 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। या इसके अंदर पारा होता आपको पता होगा। तो इसको कैसे न कैसे कंट्रोल कैसे करना है, राइटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो बात इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉर क्लाइमेट चेंज, क्या बताया मैंने, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉर क्लाइमेट चेंज दैट इज़ IPCC। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो चुका है या इतना बढ़ चुका है। अब एवरेज टेम्परेचर से बात आ गई कि एवरेज टेम्परेचर मतलब क्या, इंडिया का टेम्परेचर तो दिन में होता है 35, रात को होता है 24, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो लेकिन इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली बात हो रही है यहाँ पे कि ग्लोबली आपको पता है कई कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे बहुत माइनस में टेम्परेचर रहता है और कई कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी रहता है, +50। तो यहाँ पे रेफरेंस क्या है, द रेफरेंस हियर इज़ टू ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स, मतलब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर होगा उसकी बात चल रही है। यहाँ पे इंडिया और किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर की बात हो रही है। सबका मिक्स करके एवरेज निकालेंगे बाद में। यदि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है तो ये बहुत ही गलत है, ये अपने जो क्लाइमेट है उसको हार्म करने वाला है। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ विल वार्म एट डिफरेंट रेट्स, कहने का मतलब इंडिया के अंदर जो रेट होती है गर्मी ठंडा होने की, वो कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरी कंट्री में वैसी हो। आपको पता है रशिया है, जैसे रशिया की बात करूँ मैं, बहुत ठंडा देश है, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी वार्मिंग रेट डिफरेंट होगी और इंडिया के अंदर डिफरेंट होगी। फॉर इंस्टेंस द आर्कटिक इज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग वार्मिंग दैट इज़ मैनी टाइम्स हार्ड देन ग्लोबल एवरेज। आपको आर्कटिक रीजन है जहाँ पे बर्फ़ रहती है, आपको पता है बर्फ़ पिघल रही है क्योंकि उसको कम टेम्परेचर चाहिए, जिससे वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। लेकिन अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ गया ना, तो उसकी बर्फ़ पिघलने लग जाएगी। जो बर्फ़ तो आपको पता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पिघलने लग जाती है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इंडिया के अंदर भी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लोग तो सह लेंगे। लेकिन जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे यदि 0.5 यानी कि ½ ए सेंटीग्रेड भी बढ़ता है तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क है वो अराउंड 2040 के अराउंड हो जाएगा। अभी जो इससे कम है वो 2040 के अंदर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क हो जाएगा, उससे ऊपर भी चला जाएगा। और कहने का मतलब जो अपनी ये सेंचुरी जो एंड होगी जहाँ तक, तो मुझे जहाँ तक लगता है राइटर ने बताया कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाने वाला है। ठीक है, अब दिखाते हैं कि ½ डिग्री ऑफ यानी कि आधा डिग्री से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, वो दिखा रहे हैं कि आधा डिग्री, आप सोचो आधा डिग्री तो बहुत कम होता है, लेकिन आधा डिग्री क्या क्या क्रिएट कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में बताना चाहते हैं राइटर। ½ डिग्री ऑफ वार्मिंग मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू मैनी स्पीसीज़, यानी बहुत सारी जो प्रजातियाँ होती हैं उनके बारे में काफ़ी हार्मफुल होगा। तो आपको पता है कि प्रजातियाँ होती हैं वो तो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज होगा, उनके खाने में, उनके रहने में, उनके जो मतलब कि उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनकी जो हैबिटेट है, रहने का जो आवास है, अनुकूलन है, वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उनके ऊपर खतरा मर जाएगा। और वो यदि एक स्पीसीज़ खत्म होती है तो आपको पता है कि इस स्पीसीज़ का सारे के सारे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि सारी की सारी जो जितने भी स्पीसीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। Whose chance of survival is significantly reduced at the high temperature, मतलब कहने का मतलब स्पीसीज़ होंगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनके जो सर्वाइव करने के चांसेस हैं, यानी उनके जिंदा रहने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, जो कि एक तरह से हार्मफुल है। क्योंकि एक के चांसेस कम होते हैं
कंटिन्यूसली आपको पता लगेगा कि दूसरे के चांस भी अपने आप कम होंगे, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ उस पर डिपेंड थी, वो कम होगी तो वो दूसरी बात तो अपने आप कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर बेस्ट चीज़ है, अपने को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब 2100 की बात हो रही है, यानी आज से कम 82 साल बाद की बात, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन है, फोरकास्ट है। द ओवरऑल अश्योरेंस ऑफ मच हायर सी लेवल राइज इज ग्रेटर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ड। कहने का मतलब उस टाइम जैसे अपन 1.5 के आसपास चल रहे हैं अभी, तो उस टाइम तक आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, द रिस्क टू फूड सिक्योरिटी, यानी आपको पता है खाने की सिक्योरिटी, खाने की सुरक्षित नहीं रहेगा। हेल्थ आपको पता है हेल्थ बिगड़ जाएगी, फ्रेश वाटर तो रहेगा ही नहीं, ह्यूमन सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, लिवलीहुड्स यानी कि जो आपका जीवन यापन है वो भी खत्म हो जाएगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी आपकी खत्म होने वाली है। और आपको पता है ये तो ऑन द राइज एंड विल बी वर्स इन 2 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ल्ड। आपको पता है यदि 1.5 के अंदर, उससे भी कम के अंदर यदि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा चल रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड जब एवरेज टेम्परेचर होगा तब क्या होगा, राइट, आपको ये बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अपना लास्ट है क्या, इसमें तो आपको पता है जैसे ये ग्लोबल जो नेट कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 का एमिशन है, उसको कम करना होगा। जो आपको पता है कि डिक्लाइन का मतलब कम करना बाय अबाउट 45% फ्रॉम 2010 लेवल बाय 2030 एंड रीच नेट जीरो अराउंड मिड सेंचुरी। मतलब कहने का मतलब फिलहाल जो 45% एमिशन हो रहा है 2010 के हिसाब से तो बात कर रहे हैं, तो इसको आपको कैसे भी 2050 तक यानी 40 सालों के अंदर इसको कैसे करके जीरो करना है। क्योंकि आपको पता है CO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे प्रधान गैस है। जो आपकी इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है जो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा करती है, दैट इज़ CO2। और CO2 आपको पता है अपन भी आपको पता है कि रेस्पायर अपन भी उसको बाहर ट्रांसफायर करते हैं। ठीक है, और साथ में जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें धुआं निकलता है, उसमें CO2 होती है, मतलब CO2 हर कहीं पे है। ठीक है, तो यूएस जो CO2 है उसका अपने को कैसे भी करके क्या करना है, डिडक्शन करना है, उसको कम निकालना है, उसका जो एमिशन हो रहा है जो बाहर निकले उसको कैसे भी करके कम लाना है। ठीक है, द डेंजर ऑफ यहाँ पे टीबी यहाँ पे, ठीक है, द डेंजर ऑफ क्रॉसिंग टिपिंग पॉइंट्स और थ्रेशोल्ड बियॉन्ड विच द अर्थ सिस्टम आर नो लॉन्गर एबल टू स्टेबिलाइज। कहने का मतलब यदि अपन किसी थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कोई एक लेवल, कोई एक अपने से मार्क स्टैंडर्ड स्टेब्लिश कर सका है, कर रखा है, उससे भी बाहर जाते हैं, कोई लिमिट अपने पास, उससे भी बाहर जाते हैं, लिमिट बोलेंगे थ्रेशोल्ड को, कोई लिमिट है उससे बाहर जाते हैं तो क्या क्या होगा, तो अर्थ का सिस्टम है वो स्टेबलाइज नहीं होगा। अर्थ का जो सिस्टम है, जो अर्थ चल रही है, जिस हिसाब से नेचर चल रही है, उसका स्टेबलाइज नहीं होगा। बिकम्स हायर विद मोर वार्मिंग, यानी जो स्टेबलाइजेशन है वो अनस्टेबल होता जाएगा और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। सच टिपिंग पॉइंट इंक्लूड मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस, आपको पता आइस पिघल रही है, कोलैप्स ऑफ अंटार्कटिक ग्लेशियर, आपको पता ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर का जो ग्लेशियर पिघल पानी में पड़ेंगे, पानी का लेवल बढ़ेगा, द्वीप डूबेंगे, आइलैंड डूब जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो टाइम अपने पास भी आएगा कि इंडिया भी एक तरह से डूबने की कंडीशन में आ जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन की जो आपके जो वन है, अमेजन के जो जंगल है उनको भी आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मेल्टिंग ऑल ऑफ द फर्मा फॉरेस्ट एंड सो ऑन, मतलब जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और द्वीप में उनका आकार छोटा होता जा रहा है और पानी का लेवल बढ़ रहा है। ये मैंने CO2 के बारे में आपको बता दिया। यूएस जो आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जो आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर से आपको क्या था, पेरिस के अंदर ये था कि आपको पर्यावरण का ध्यान रखना और CO2 का एमिशन को ध्यान में रख के चलना है। CO2 का एमिशन आपका जितना कम होगा उतनी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सारी कंट्रीज़ जिसमें अलाइज थी वो सारी की सारी ये ध्येय लेके चल रही थी, लेकिन यूएस क्या करे, यूएस ने उससे पुल आउट कर लिया। कहने का मतलब यूएस ने उससे पुल आउट कर लिया, यूएस ने पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ दिया। कहने का मतलब वो चाहता है कि मतलब CO2 का एमिशन करूँगा, तो कहने का मतलब है कि ये एक तरह से वही बात होगी, मतलब अपनी दादागिरी चला रहे हैं। कहने का मतलब यूएस है तो आपको पता है बड़ी कंट्री चलो मान लिया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना तो अलग जा सकते हैं। कहने का मतलब सभी देशों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्यूट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट फेमस मीटिंग डेपिक का मतलब होता है कोई चीज़ दिखाते हैं, शो करते हैं। डीप डिवाइड्स अमंग दिस कंट्रीज, मतलब ये चीज़ दिखाता है कि जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके बीच में कितना डिवाइडेशन है, कितना उनके बीच में गैप है, कितनी उनकी सोच में भिन्नता है। जैसे उनकी सिमिलर सोच नहीं है, यदि सिमिलर सोच होती तो ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं। ठीक है, ये अपना कंप्लीट आर्टिकल था। और लास्ट है वो ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो VOCAB बूस्टर। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट वर्ड अपना सैल्वेज, दैट इज़ किसी को सेव करना, प्रिवेंट बीइंग रूइंड। ठीक है, कहने का मतलब जो अपनी जो इंडिया और रशिया की जो टाइज थी उनको सेव करना पड़ेगा, सैल्वेज करना पड़ेगा, उनको र्यून होने से बचाना पड़ेगा। सेकेंड अपना मेनेस मतलब कोई भी डेंजर, कोई भी आपको पेड़ यानी घातक होना, थ्रेटिंग आपको कोई धमकी देना। जेओपार्डाइज का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, सिनर्जी का मतलब देखो इसमें कौन सा वर्ड है, सिनर, SYN, सिन का मतलब होता है साथ साथ, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि वर्किंग टुगेदर।
लोग साथ साथ और आगे बढ़ा रहा है एनर्जी, तो साथ साथ में कोई एनर्जी अप्लाई करते हैं, साथ साथ में एनर्जी चलाते हैं, दैट मीन्स आप कोई साथ साथ काम कर रहे हैं कोई 2 पर्सन, उसको क्या बोलेंगे, सिनर्जी बोलेंगे। डेपिक्ट मैंने आपको अभी बताया, इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, PICT। तो पिक्चर, PICT कहाँ वर्ड होता है, पिक्चर में नहीं होता, पिक्चर में होता है। पिक्चर का मतलब कोई चीज़ शो करना, कोई चीज़ दिखाना, डिस्क्राइब करना पिक्चर्स को, ऐसे, ठीक है। तो वो कोई भी वर्ड होता है उसका मीनिंग उसके अंदर छुपा होता है। तो पिक्ट आ रहा है, पिक्ट का आते हैं मतलब क्या होगा, डिस्क्राइब द पिक्चर्स। रिपल क्या होता है, रिपल वेव्स के लिए आता है, ऐसी वेव्स जो आपकी जैसे सुनामी कर लो, ठीक है, जो आपको तहस नहस कर दे, तबाह कर दे, ऐसी वेव को क्या बोलेंगे, ऐसी लहरों को क्या बोलेंगे, रिपल वेव्स। ये आपकी इडियम है, कौन सी, लेट समवन ऑफ द हुक। मीन्स क्या है, गेट आउट ऑफ एन ऑकवर्ड सिचुएशन। ऑकवर्ड मतलब भद्दी सिचुएशन से आप यदि बाहर निकल जाते हैं, आप डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, तो कहते हो आप ऑफ द हुक हो गए, कहने वाला आप हुक से बाहर आ गए। और लास्ट अपना HAUL, होल, होल का मतलब होता है स्टॉलन क्वांटिटी, यानी चुराई की कोई भी सामग्री होती है उसको। प्लंडर का मतलब होती है लूटना, और LWT का मतलब क्या होता है, लूटना। और ये प्लंडर वर्ड अच्छा है, इसको आप याद करना है, SSC में बहुत बार उसको पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट आर्टिकल था। अब आपको यदि कोई भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और होपफुली यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, और ठीक है, और बी हैप्पी, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।